हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर एल के तिवारी आज राजनीति विज्ञान के अंतर्गत संप्रभुता के सिद्धांत पर चर्चा करने जा रहा हूँ। सामान्यतः संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं। एक है एकलवादी, जिसको अद्वैतवादी सिद्धांत कहा जाता है, और दूसरा है बहुलवादी सिद्धांत। तो इसी में से जो एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांत है वह सामान्यतः जॉन ऑस्टिन का जो संप्रभुता सिद्धांत है उसको रखते हैं। इसके अलावा इसमें और बहुत सारे विद्वान हैं जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। सामान्यतः जॉन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की हम यहाँ पे चर्चा करेंगे, और साथ साथ इनके सिद्धांत की बहुलवादियों के द्वारा जो आलोचना की गई है उस पर हम यहाँ विस्तार से चर्चा करने जा रहा हूँ मैं। तो आगे हम देखते हैं। सबसे पहले संप्रभुता अथवा इसको प्रभुसत्ता भी कहा जाता है। और यह जो है क्या है, राज्य के जो पढ़े थे राज्य वाले चैप्टर में कि राज्य के चार आवश्यक तत्व होते हैं: जनसंख्या, भूमि, सरकार और संप्रभुता। ये चार आवश्यक तत्व में चौथा जो आवश्यक तत्व है वह है संप्रभुता, जिसके बिना कोई भी राज्य नहीं होता है। जैसे कि हम 15 अगस्त 1947 के पहले भारत एक राज्य नहीं था, क्योंकि यहाँ संप्रभुता जो थी वह ब्रिटेन के पास था, इंग्लैंड के पास था। उसी तरह से 1971 के पहले बांग्लादेश एक राज्य नहीं था, क्योंकि उसके पहले जो है वह पाकिस्तान का एक भाग था। तो इस तरह से उसी तरह से हम और देखें कि भारत में जितने राज्य हैं वह सामान्यतः राज्य नहीं है राजनीति विज्ञान की परिभाषा में, क्योंकि उनके पास संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किस में रहती? केंद्र में निहित रहता। तो संप्रभुता किसी भी राज्य के लिए, देश के लिए जो है यह क्या है, एक अनिवार्य और आवश्यक तत्व है। आते हैं संप्रभुता का सामान्य अर्थ क्या है, तो सर्वोच्च शक्ति। संप्रभुता को हम क्या कहते हैं? सर्वोच्च शक्ति, यानी वह राज्य के पास वो सर्वोच्च शक्ति है, और यह सर्वोच्च शक्ति जिसके बिना जो है जो कोई राज्य नहीं हो सकता, वह किसी के अधीन नहीं है, खुद राज्य के पास होता है। तो उस सर्वोच्च शक्ति के रूप में संप्रभुता के अर्थ को लगाया जाता है। और ये सर्वोच्च शक्ति जब संप्रभुता के जो दो पहलू हैं, एक आंतरिक संप्रभुता और बाह्य संप्रभुता। यहाँ पे आंतरिक संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि राज्य के अंदर वह संप्रभु किसी के आदेश का पालन न करता हो, वह स्वतंत्र हो, संप्रभु हो, सर्वोच्च हो। और देश के बाहर बाह्य संप्रभुता का मतलब होता है देश के बाहर अपने समान या अपने से भी जो भी हो किसी के आदेश का अधीन न हो। यानी संप्रभुता का अर्थ होता है कि वह सर्वोच्च शक्ति जो आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतः स्वतंत्र रहे, उसको जो है जो संप्रभुता कहते हैं। तो जैसा कि हम बता चुके हैं कि संप्रभुता के दो सिद्धांत हैं, एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत। तो इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे। उसके पहले संप्रभुता की जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को अगर हम देखेंगे तो ये एकलवादी सिद्धांत और बहुलवादी सिद्धांत का जो है किस तरह से विकास हुआ है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है, और किस तरह से जो है जो इस सिद्धांत आगे बढ़ा है, उसकी हम यहाँ चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि संप्रभुता की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखते हैं कि प्राचीन काल में यूनान के जो विद्वान अरस्तु थे, उन्होंने पॉलिटिक्स में एक सर्वोच्च शक्ति या सत्ता की बात कही है, लेकिन संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। उसी तरह से प्राचीन काल में रोम में भी जो है सर्वोच्च सत्ता की बात का जो है उल्लेख मिलता है। मध्यकाल में अगर हम देखते हैं तो मध्यकाल में प्राकृतिक या ईश्वरीय विधान या कानून जो है मानवीय कानून से श्रेष्ठ माना जाता था। इसलिए जो है जो सर्वोच्च शक्ति या सत्ता की जगह एक्विनास ने जो है आदि विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने लोकप्रिय संप्रभुता की जो है नींव डाली है। आधुनिक काल में जो है प्रसिद्ध विचारक मैकियावेली ने राज्य के सर्वोच्च सत्ता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, और इन्होंने राज्य की सर्वोच्च शक्ति को चर्च सहित अन्य जो संघ थे उसके अधीन, राज्य के अधीन किया। लेकिन मैकियावेली ने संप्रभुता शब्द का प्रयोग नहीं किया था। मैकियावेली के बाद जो है जॉन बोधा ने जो है सबसे पहले 1576 में दी 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में जो है संप्रभुता शब्द की जो है जो यानी शब्द का प्रयोग भी किया और संप्रभुता के बारे में बताया। लेकिन इनकी संप्रभुता भी जो है नियंत्रित संप्रभुता थी, जैसे नैतिक नियमों से जॉन बोधा ने अपने संप्रभुता को नियंत्रित किया। उसी तरह से 1625 में जो है ग्रोसियस ने बाह्य संप्रभुता की जो है जो चर्चा किया है। जो संप्रभु होते हैं वो अंतर्राष्ट्रीय विधि जो बाह्य हैं इसके नियंत्रण में रहता है। तो यहाँ तक हम देखते हैं
कि संप्रभुता की बात तो सभी विद्वान कर रहे हैं, लेकिन किसी न किसी तरह से नियंत्रण की बात करता है। आधुनिक संप्रभुता की नींव थॉमस हॉब्स ने डाली। उन्होंने जो अपनी पुस्तक 1651 में लेवियाथन जो पुस्तक की रचना किया है, उसमें राजा को सर्वोपरि या उसकी इच्छा ही कानून है, इस रूप में उसने बताया। लेकिन हॉब्स ने भी अगर राजा समझौते का पालन नहीं करता है तो राजा का विद्रोह या विरोध करने का जो है अधिकार जनता को दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ भी जो है देखते हैं कि अंततः जो है हॉब्स की भी जो संप्रभुता है वह पूर्णतः निरंकुश नहीं है। हॉब्स के बाद जॉन लॉक ने जो है वैधानिक संप्रभुता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। वह जनवादी संप्रभुता के समर्थक थे। इसके आगे और हम देखते हैं कि लॉक के बाद जो है रूसो ने लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन किया। रूसो ने हॉब्स के संप्रभुता सिद्धांत, जिसमें निरंकुशता और विभाज्यता आदि को जो है लिया, वहीं लॉक के विचार जो संप्रभुता का था कि जनता में निहित होती है संप्रभुता, उसको लिया। दोनों को मिलाकर रूसो ने समान इच्छा का जनरल विल की बात की है। तो रूसो का जब आप देखते होंगे कि रूसो हॉब्स से शुरू करता है और लॉक पे जाके समाप्त करता है। रूसो के बाद बेंथम ने जो उपयोगितावादी विचारक थे, और जॉन ऑस्टिन ने जो है कानूनी दृष्टि से संप्रभुता का जो है वर्णन किया है। बेंथम ने जो है जो संप्रभुता को सर्वोच्च कानून बतलाया। संप्रभु को वह असीमित तथा अविभाज्य नहीं माना है। यानी यहाँ पर भी जॉन जो है इसने उपयोगिता पर बल दिया है। लेकिन जॉन बेंथम के बाद ऑस्टिन ने जो है हमने हॉब्स का अनुसरण किया और संप्रभुता को निरंकुशता, असीमितता और विभाज्यता जैसे गुणों से ओतप्रोत किया। उन्होंने जो है कानूनी अवधारणा जो है जो संप्रभुता को दिया। और जॉन ऑस्टिन ने जो उनकी पुस्तक थी लेक्चर ऑन द जूरिस्प्रूडेंस, जो 1832 में प्रकाशित हुई, उसमें विशद रूप से इसकी व्याख्या किया है। और जॉन ऑस्टिन की जो संप्रभुता का सिद्धांत है सर्वोच्च सत्ता के रूप में, वही कहीं न कहीं आज भी जो है राज्यों में मान्य है। जॉन ऑस्टिन के बाद जो है आदर्शवादी विचारक जैसे हीगेल, ग्रीन, बोसांके आदि ने भी जो है राज्य की सर्वोच्च सत्ता की बात की है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये सारे विद्वान एकलवादी या अद्वैतवादी सिद्धांतकार हैं। लेकिन जो जॉन ऑस्टिन ने जिस तरह की संप्रभुता की बात की है, उस तरह से सर्वोच्च सत्ता के रूप में उस तरह से अन्य कोई विद्वानों के द्वारा नहीं किया गया है। लेकिन 20वीं शताब्दी में संप्रभुता की जो निरंकुश और अद्वैत रूप को जो है बहुलवादियों ने क्या किया, एक चुनौती दी और उन्होंने संप्रभुता को सीमित किया। इसके पहले संप्रभुता पे जो ऑस्टिन ने बताया कि यह असीमित है, उसको सीमित किया और विभाज्य बताया। संप्रभु को बहुलवादियों ने बताया कि संप्रभुता राज्य और अन्य सामाजिक समुदायों के बीच बटी हुई है। ये बहुलवादी विचारधारा की बीज जो है वैसे 19वीं शताब्दी में जो है प्रसिद्ध विचारक जो थे गेयार्क और मेटलेट की रचनाओं में मिलता है, किंतु वास्तविक अर्थों में जो है यह 20वीं शताब्दी में जो है इसका बहुलवादी शब्द का है, जिसे लास्की ने सर्वप्रथम बहुलवादी शब्द का प्रयोग किया है। उसके अलावा जो है और बहुत सारे यानी विद्वान जो है इसके हुए, जैसे फिगिस है, लिंडसे है, कोल है, हॉब्सन है आदि बहुत सारे बहुलवादियों ने जो है जॉन ऑस्टिन की जो एकलवादी सिद्धांत था उसकी आलोचना किया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एकलवाद सिद्धांत और बहुलवाद इन दोनों में है कि एकलवाद कहीं न कहीं राज्य के अस्तित्व को महत्व देता है, राज्य को सबसे अधिक महत्व देता है, जबकि बहुलवादी का कहना है कि राज्य भी अन्य संघों की तरह एक संघ है, राज्य को उतना महत्व नहीं देता। अतः जो संप्रभुता की जो शक्ति है वो सिर्फ राज्य में न होकर विभिन्न संघों में बटा हुआ है। इस तरह की बात वकालत जो है बहुलवादी करते हैं। तो और आगे हम देखते हैं अब कि जॉन ऑस्टिन का जो एकलवादी संप्रभुता के जो सिद्धांत के प्रवर्तक हम कह सकते हैं सबसे बड़े, उन्होंने जो है क्या कहा है, तो इन्होंने जो है जो अपनी पुस्तक जैसे कि पहले भी चर्चा किए थे लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस में जो है संप्रभुता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इन्होंने कानून से के संबंध में ऑस्टिन ने बताया है कि कानून उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, ये उच्चतर ही संप्रभु है। उसी तरह से उन्होंने आगे व्याख्या के क्रम में संप्रभुता के बारे में बताता है कि यदि एक निश्चित
सर्वोच्च मानव जो अन्य किसी सर्वोच्च व्यक्ति की आज्ञा का पालन करने का व्यस्त न हो और उसकी आज्ञा का पालन एक समाज का अधिकांश भाग स्वाभाविक रूप से करता हो, तो वह सर्वोच्च मानव उस समाज में संप्रभु है तथा उस संप्रभु सहित वह समाज एक राजनीतिक और स्वतंत्र समाज होता है। इस तरह से ऑस्टिन ने संप्रभुता सिद्धांत दिया और इनकी परिभाषा में ही जो है वो सारी विशेषता है जो ऑस्टिन की संप्रभुता की है। और वो विशेषता ये है कि ऑस्टिन कहता है कि संप्रभुता क्या है, राज्य का एक आवश्यक तत्व है। राजा में जो है जो संप्रभुता शक्ति होनी चाहिए, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए। उसी तरह से संप्रभुता निश्चित व्यक्ति या व्यक्ति समूह में निहित होता है। उसी तरह से ऑस्टिन का जो कहना है कि संप्रभुता क्या है, वह निरंकुश और असीमित है, इसको सीमा में नहीं बांधा जा सकता। संप्रभुता जो है जो कानून से जो है जो क्या है से उच्च है, यह कानून के अंदर भी नहीं है, उसके बंधन में नहीं है, कानून के द्वारा भी इसको हम सीमित नहीं कर सकते हैं। और संप्रभु के आदेश जो होते हैं, अधिकांश लोग आज्ञा पालन आदतन करता हो उस राजनीतिक समाज में, और यह संप्रभु क्या है विभाज्य है, इसे बांटा नहीं जा सकता। संप्रभुता का बंटवारा यानी नाश होता है। तो इस तरह की कुछ जॉन ऑस्टिन ने संप्रभुता की विशेषता को बतलाया है। लेकिन इसके सिद्धांत की जो है जो विभिन्न विद्वानों ने आलोचना की है, उनकी आलोचना को हम यहाँ संक्षेप में देखते हैं कि जो आलोचकों का कहना है कि जॉन ऑस्टिन ने जो संप्रभुता सदैव निश्चित नहीं होता है, ये है। दूसरी आलोचना ये की जाती है कि यह क्या है, यह सिद्धांत अमूर्त सिद्धांत है, इसका जो है कोई मूर्त रूप नहीं दिखता। जो है जॉन ऑस्टिन का जो संप्रभुता संबंधी सिद्धांत है, ये लोकप्रिय संप्रभुता की उपेक्षा करता है। लोकप्रिय संप्रभुता जैसे जनता में रहता है, या यहाँ पे आगे देखते हैं कि जनमत तथा राजनीतिक शक्ति के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ा है। जैसे खुद जो है गार्डनर लिखते हैं कि ऑस्टिन जनमत की शक्ति की उपेक्षा करता है। वहीं जो है जो कानून संबंधी धारणा गलत है। ऑस्टिन क्या बताता है, कानून उच्चतर का द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश है, यह धारणा गलत है, क्योंकि कानून का स्रोत जो है और कई है, सिर्फ यही नहीं है। जैसे परंपराएं हैं, रीति रिवाज हैं, ये सब भी कानून के स्रोत होते हैं। उसके साथ साथ संप्रभुता निरंकुश नहीं है। व्यवहार में अगर हम देखें तो शक्ति कई प्रतिबंधों तक सीमित है, जैसे प्राकृतिक नियम होते हैं, नैतिकता होती है, अंतर्राष्ट्रीय कानून होते हैं, संविधान, इन सब से जो है जो कोई भी संप्रभु जो होते हैं वह नियंत्रित होता है। तब संप्रभुता जो है निरंकुश नहीं है। उसके साथ साथ संप्रभुता का विभाजन हो सकता है। जैसे संघवादियों का कहना है कि जैसे इकाई और संघ में जो है संप्रभुता का विभाजित होता है, उसी तरह से सरकार के 3 अंग होते हैं, उन अंगों में भी जो है संप्रभुता विभाजित होता है। तो इस तरह की बात लगभग बहुलवादी भी यही सब बात को कहते हुए जो है इसका खंडन करता है, पहले ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का, और उसके बाद जो है बहुलवादी कहता है कि संप्रभुता जो है विभिन्न संघों में जो है और राज्य भी एक संघ के समान है, जैसे बहुलवादी कहते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो है लास्की है, उनका कहना है कि उनकी आलोचना करता है कि समाज के विभिन्न समुदाय व्यक्ति के अनेक प्रकार की आवश्यकता को पूर्ति करते हैं और इन समुदाय का निर्माण राज्य द्वारा नहीं होता है। इसलिए जो है संप्रभुता केवल राज्य की शक्ति न होकर समुदायों में भी विभाजित है। बहुलवादी राज्य को भी अन्य, यही यहाँ याद रखने की बात है कि बहुलवादी राज्य को भी जो है अन्य सामाजिक संघों की तरह एक संघ मानता है। यहाँ पे जो है जो राज्य को महत्व बहुलवादी नहीं देते हुए अन्य संघों के समाज में कई संघ रहते हैं, उसके समान भी राज्य को भी एक संघ के रूप में वह बताता है और जॉन ऑस्टिन के सारे सिद्धांतों का खंडन करता है कि उनके द्वारा जो कही गई बात है वो किसी भी स्थिति में सही नहीं है। तो लास्की के शब्दों में हम देखते हैं कि चूंकि समाज का स्वरूप जो है संघीय है, अतः सत्ता का स्वरूप भी संघीय होगा। तो इस तरह से एकलवादी और बहुलवादी का जो है विचार है। और अंत में यहाँ हम थोड़ा सा और देखते हैं कि संप्रभुता का निवास कहाँ है। संप्रभुता का निवास कुछ विद्वान कहते हैं सम्राट में है, कुछ विद्वान कहते हैं जनता में निवास करते हैं। संप्रभुता का कुछ संविधान सभा में है, तो कुछ लोगों को कहना विधानमंडल में है। राज्य के कानून बनाने वाली संस्थाओं में जैसे विधानमंडल है, न्यायपालिका भी जो है कभी कभी कानून बनाती है, कार्यपालिका के पदाधिकारी भी जो है उसको बनाते हैं। सम्मेलन या सभाओं में या निर्वाचन मंडलों, इन सारे
चीज़ों में जो है जो भी संप्रभुता की बात करता है। इसलिए संप्रभुता के संबंध में, आज के संबंध में यह कहना कि संप्रभुता कहाँ है, तो यह बड़ा ही अस्पष्ट धारणा है और विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग व्याख्या किए हैं। तो अंत में हम आगे और थोड़ा सा और व्याख्या देख लें कि संप्रभुता के प्रकार की चर्चा करें तो संप्रभुता जैसे नाममात्र और वास्तविक संप्रभुता आता है, जैसे ब्रिटेन के सम्राट हैं या भारत के राष्ट्रपति हो, ये नाममात्र के होते हैं। उसी तरह से ब्रिटेन और भारत की में जो है प्रभुसत्ता, वास्तविक संप्रभुता जो है मंत्रिमंडल में होता है। इस तरह की संसदीय व्यवस्था में देखने को मिलता है। उसी तरह से वैधानिक और यथार्थ संप्रभुता, वैधानिक संप्रभुता जो है कानूनी संप्रभुता के समान होता है। ठीक है, यथार्थ संप्रभुता जिसकी सत्ता पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होता परंतु वही प्रभुता होती है। उसी तरह से कानूनी और राजनीतिक संप्रभुता जो है की बात करता है। कानूनी संप्रभुता एक व्यक्ति या व्यक्ति समूहों में निहित होता है, परंतु राजनीतिक संप्रभुता जनता में होती है। और इसके अलावा जो आज के समय में चलता है ज़्यादा करके लोकतंत्र में, वह लोक संप्रभुता यानी जो जनता में निहित होता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम अंतर करते हैं कि लोक संप्रभुता और राजनीतिक संप्रभुता में क्या भेद है। तो राजनीतिक संप्रभुता तक का आशय किसी छोटे समुदाय, कुलीन वर्ग या अथवा सेना के संगठित शक्ति से हो सकता है, परंतु लोक प्रभुसत्ता अपनी प्रकृति से समस्त जनता से संबंध रखती है। जैसे प्रजातंत्र में जो है और मताधिकार के विस्तार से यह अंतर जो है धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। तो इस तरह से हम देखें कि संप्रभुता जो